नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम आज है और ऐसे में मन की बात कार्यक्रम का 128वां एपिसोड आज है। वर्ल्ड कप विजेता महिला क्रिकेटरों पर कर सकते हैं चर्चा और पिछले कार्यक्रम में जीएसटी बचत का किया था जिक्र। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात का कार्यक्रम आज है और ऐसे में 128वां एपिसोड का आज टेलीकास्ट होगा और हर महीने के आखिरी रविवार को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर ये कार्यक्रम प्रस्तावित होता है और करीब 30 मिनट के एपिसोड में पीएम मोदी अलग अलग मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं और जनता से भी बात करते हैं। पीएम मोदी आज वनडे वर्ल्ड कप और साथ ही ब्लाइंड विमेंस T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने वाली महिला खिलाड़ियों पर चर्चा कर सकते हैं। 26 अक्टूबर को प्रसारित 127 एपिसोड में पीएम मोदी ने जीएसटी बचत उत्सव, सरदार पटेल की 150वीं जयंती, रन फॉर यूनिटी जैसे विषयों पर बात की थी। उन्होंने कहा था कि इस बार त्योहारों के दौरान जीएसटी बचत उत्सव को लेकर लोगों में उत्साह नजर आया है। मन की बात की 22 भारतीय भाषाओं के साथ साथ 11 विदेशी भाषाओं में भी ब्रॉडकास्ट किया जाता है और इनमें से फ्रेंच, चीनी, इंडोनेशिया, तिब्बत, बलूची और साथ ही कई भाषाएं शामिल है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज मन की बात कार्यक्रम है और ऐसे में 128वां कार्यक्रम आज है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है दिल्ली से, जहां पर दिल्ली में एमसीडी उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है और 12 वार्ड में आप और बीजेपी की सीधी टक्कर देखने को मिल रही है और शाम 5:30 बजे तक चलेगी वोटिंग और 3 दिसंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है और दिल्ली से सीधे बड़ी जानकारी आपको दे दें कि दिल्ली में एमसीडी उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है और 12 वार्ड में आप और बीजेपी की सीधी टक्कर देखने को मिल रही है और शाम 5:30 बजे तक वोटिंग चलेगी और 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे नतीजे। दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों पर उपचुनाव के लिए सुबह 7:30 बजे से मतदान शुरू हो चुका है और ऐसे में सभी सीटों पर शाम 5:30 बजे तक मतदान होंगे, जिनमें से 51 उम्मीदवार मैदान में हैं। उपचुनाव के नतीजे जो है वो 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे और इस साल के शुरुआत में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन के बाद इस चुनाव में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। दिल्ली राज्य चुनाव आयोग के अनुसार वोटिंग के 143 मतदाता केंद्रों के 580 बूथों पर मतदान किया जा रहा है और 11 सीटें पार्षदों के विधायक बनने के बाद से खाली हुई थी, जबकि द्वारका 20 सीट पर 2024 में खाली हुई थी। यहां पर पूर्व पार्षद कमलजीत सहरावत ने पश्चिमी दिल्ली सीट से लोकसभा चुनाव जीता था। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि संसद का शीतकालीन सत्र कल से चालू होने वाला है और सत्र में से पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी। सरकार विपक्ष से मांगेंगे सहयोग और ऐसे में सदन में एसआईआर को लेकर हंगामा संभव है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि कल से शीतकालीन सत्र चालू होने वाला है और ऐसे में सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और सरकार विपक्ष से सहयोग मांगेंगी और ऐसे में सदन में एसआईआर को लेकर हंगामे होने की संभावना जताई जा रही है। 1 दिसंबर यानी कि कल से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र से पहले आज सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है और मीटिंग के दौरान पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री किरण रिजिजू भी संसद के दोनों सदनों को पॉलिटिकल पार्टियों के लिए बातचीत करेंगे और ऐसे में सरकार सेशन के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा का कामकाज ठीक से चले, इसके लिए भी सभी पार्टियों को आज बैठक बुलाई गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में किरण रिजिजू ने विपक्षी दलों से अपील की है कि वो दोनों सदनों को कार्रवाई में पूरी तरह से हिस्सा लें और योगदान दें। संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा और ऐसे में 19 दिनों में पूरे सत्र के दौरान 15 बैठकें होंगी और इसके साथ ही 10 नए बिल भी पेश हो सकते हैं और उधर विपक्ष जो है एसआईआर के मुद्दे पर सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेगी। सदन के शीतकालीन सत्र में भी एटॉमिक एनर्जी बिल समेत 10 नए बिल पेश होंगे और ऐसे में लोकसभा बुलेटिन में ये जारी जानकारी दी गई है। बता दें कि बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि योगी जी जुड़ चुके हैं जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ हैं और उनसे बातचीत करते हैं कि कल से शीतकालीन सत्र चालू होने वाला है और कितना खास रहेगा इस बार का शीतकालीन सत्र, क्योंकि बहुत कुछ चल रहा है इस बार। विकास जी कल से चालू होने वाला है संसद का शीतकालीन सत्र और ऐसे में आज बैठक भी होने वाली है।
तो क्या लग रहा है कितने हंगामेदार होने वाला है ये सत्र? देखा जाए तो ये शीतकालीन सत्र एक तो 19 दिनों का शीतकालीन सत्र है और इसमें सबसे बड़ा विषय कि सरकार को 10 महत्वपूर्ण विधेयक पास करा रखने जा रही है और वो चाह रही है सरकार के किसी भी तरीके से 10 महत्वपूर्ण विधेयक पास हो, जैसे परमाणु ऊर्जा, उच्च शिक्षा ढांचा सुधार, कॉर्पोरेट शेयर बाजार जैसे भिन्न भिन्न प्रकार के जो इनके बिल है उनको पास कराने की स्थिति में। लेकिन विपक्ष सिर्फ और सिर्फ किस चीज पर अड़ा रहेगा? एसआईआर पर, क्योंकि अभी हाल ही में कई राज्यों में चुनाव होने की स्थिति है, जैसे कि मान देखा जाए कि बंगाल, तमिलनाडु, असम, बड़े बड़े राज्यों में चुनाव होने हैं। इसको लेकर विपक्ष बिल्कुल एसआईआर पर डटा रहेगा, क्योंकि उसको लगता है कि बिहार में जिस तरीके से एसआईआर का काम हुआ उसके बाद विपक्ष को जो निराशा हासिल हुई है तो अन्य किसी राज्य में हासिल ना हो। और दूसरा जो मुझे खुद से महसूस होता है कि विपक्ष जो मुद्दे उठाएगा एसआईआर के अलावा, जो दिल्ली ब्लास्ट वाला मामला था, दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर, वोट चोरी को भी लेकर कुछ ना कुछ पर डे देखने को होगा, वही सारा आंदोलन, अनशन वगैरह, हंगामा। और इसके अलावा जो बीएलओ का जो देखा जा रहा है, बीएलओ की आत्महत्या या बीएलओ के साथ जगह जगह जघन्य घटनाएं जो हुई है, उनको लेकर भी संवेदनशील मुद्दे को विपक्ष सरकार को कटघरे में घेरने का प्रयास करेगा। और इसके बाद विपक्ष भी कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद, उसको लग रहा है कि अगर हमें सरकार में, भारत में सरकारों में आना होगा केंद्र में, तो वो एक राष्ट्रवाद को धुरी को लेकर साथ में चलेगा और वंदे मातरम पर भी एक विशेष बहस कराई जा सकती है, देखना होगा। और दूसरा कि इस एसआईआर ही को ही विपक्ष मुद्दा बनाने की स्थिति में, बाकी उसको इस चीज से कोई मतलब नहीं है। और एक सरकार का विषय है वन नेशन वन इलेक्शन, और एक जो जनप्रतिनिधियों को जो अगर उन पर कोई आपराधिक छवि, आपराधिक मामले उन पर दर्ज है, तो उसके साथ अगर कुछ होता है तो इन दोनों कानून को लेकर इस बार सरकार पूरी तरह से प्रयास में रहेगी कि किसी भी तरीके से वो पास हो जाए, जिससे कि वन नेशन वन इलेक्शन वाला सरकार का टारगेट पूरा हो जाए। और वन नेशन वन इलेक्शन को इतना बुरा भी नहीं है, सरकार पक्ष विपक्ष दोनों को उसको साथ में लेने को, इससे अननेसेसरी मशीनरी पर दबाव पड़ता है। वोट कराने वाले जो एक अपने कर्मचारी लगे हुए उनको भी इधर से उधर पूरा साल ऐसा ही निकलता है, त्योहारों की तरह के आए दिन चुनाव आते, तो एक साथ चुनाव हो जाएगा तो बहुत चीजें बदलने का प्रयास होगा। चलिए विकास जी, समय का थोड़ा सा अभाव है, जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र कल से चालू होने वाला है और ऐसे में विपक्ष जो है वो एसआईआर को लेकर हंगामा कर सकते हैं। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी की फिर बढ़ी मुश्किलें। नेशनल हेराल्ड केस में नई एफआईआर दर्ज, राहुल और सोनिया पर आपराधिक साजिश का आरोप। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि एक बार फिर से सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नेशनल हेराल्ड केस में नई एफआईआर दर्ज की गई है और राहुल और सोनिया पर आपराधिक साजिश का आरोप लगाया गया है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नेशनल हेराल्ड केस में पुलिस की ईओडब्ल्यू ने एक नई एफआईआर दर्ज की है और ये एफआईआर आपराधिक साजिश रचने के आरोप में दर्ज की गई है। और इस एफआईआर में राहुल, सोनिया सहित 6 अन्य लोगों के 3 कंपनियों के आरोपी बनाए गए हैं। और ऐसे में इस नए एफआईआर के मुताबिक सोनिया गांधी समेत 6 लोगों पर आरोप लगा है कि कांग्रेस से जुड़ी कंपनी एजेएल को धोखाधड़ी से अपने कब्जे में लेने के लिए आपराधिक साजिश रची गई। और ये एफआईआर 3 अक्टूबर को ईडी की शिकायत के बाद दर्ज की गई। ईडी ने अपनी चार्जशीट दिल्ली पुलिस के साथ शेयर की थी। कांग्रेस नेताओं पर आरोप है कि यंग इंडिया नाम की कंपनी के जरिए एजेएल की करीब 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति पर नियंत्रण हासिल किया गया और जिसके बाद से एफआईआर दर्ज की गई। और ऐसे में अब ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी एक बार फिर से मुश्किलों में फंसे नजर आ रहे हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ नवीन दुबे जी जुड़ चुके हैं और उनसे बातचीत करते हैं कि अब एक बार फिर से राहुल गांधी और सोनिया गांधी मुश्किलों में पड़ गए हैं। नवीन जी। बिल्कुल निश्चित तौर पर अनीता जी, देखिए ऐसा है कि कल जो फैसला राउज एवेन्यू कोर्ट का आना था वो 16 दिसंबर तक के लिए टल गया है और ऑलरेडी इस मामले में सुनवाई चल रही है, एफआईआर हो रखी है, चार्जशीट फाइल्ड है। मुश्किलों में तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी क्या, मतलब आप समझे आज के वर्तमान परिदृश्य में तो पूरे देश के अंदर विपक्ष ही मुश्किलों में है। बिल्कुल। और जिस तरीके से टारगेट करके ईडी, सीबीआई, ईओडब्ल्यू इनको लगाया जा रहा है विपक्षी नेताओं के पीछे, वो दिखाई दे रहा है। और जो बड़ा भ्रष्टाचारी है वो सत्ता पक्ष के साथ आ जाता है तो वो सदाचारी हो जाता है, बिल्कुल 100% व्हाइट वॉश के साथ उसको सफेद कर दिया जाता है। ये प्रणाली से ये देश चल रहा है।
तो ये कहना कि अगर कोई विपक्षी है या सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा ये मुश्किल में है, तो मुश्किल में ये नहीं है। बेसिकली इस देश के अंदर मुश्किल में आज की तारीख में लोकतंत्र है बहुत बड़े तरीके से। इसको बचाने की जरूरत है। आप सत्ता का संचालन कर रहे हो, सत्ता के संचालन का एक इतिहास रहा है अनीता जी। ये स्थायी नहीं रहती है किसी की। 700 साल इस देश में मुगलों ने शासन किया है। आज उनका कोई चिराग जलाने वाला वहां लाल किले में और ताजमहल में नहीं है कोई। बिल्कुल। ऐसे में तो ये एक बहुत समय से नेशनल हेराल्ड केस चला था और अब एक बार फिर से नई एफआईआर दर्ज हो गई, तो कितना मुश्किल है। और इसमें से 6 लोगों का नाम भी सामने आ रहा है। जी बिल्कुल। कुछ कंपनियों के डायरेक्टर्स हैं और उसके अलावा मेन नाम जो है सैम पित्रोदा है, राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है। इस तरीके के नाम जो आ रहे हैं, निश्चित तौर पर देखिए आप एफआईआर करते रही। ईओडब्ल्यू ने एफआईआर कराई है इतने समय के बाद में। अब ईओडब्ल्यू आर्थिक अपराध शाखा जो दिल्ली की है, वो इसमें अपनी नई कहानी गढ़ेगी, नई तरीके से सबूत इकट्ठे करेगी। केवल एफआईआर करना किसी को दोषी हो जाने का प्रमाण पत्र नहीं होता है। उसकी जांच होगी, उसके बाद उसको आप कोर्ट में चार्जशीट फाइल करेंगे, उसके साथ एविडेंसेस लगाएंगे, उसके बाद सुनवाई होगी, तब न्यायालय डिसाइड करेगा कि क्या सत्य है, उसके आधार पर फैसला देगा। कुल मिला के ये वाली जो सुनवाई जिसका कल आदेश आना था वो नहीं आया है कोई फैसला, वो 16 दिसंबर को आएगा। तो तब देखते हैं कि इसमें क्या होता है। बस एक चीज जरूर है, जिस तरीके से कांग्रेस ने अपना पक्ष रखा है और उन्होंने कहा है कि भाई हमारी जो यंग इंडिया लिमिटेड है वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और जो संस्था नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें किसी का निजी लाभ कैसे निहित हो सकता है, जांच इसकी होनी है और इसी के ऊपर वो फैसला आना है। मुझे लगता है ये बड़ा दिलचस्प होगा 16 दिसंबर का दिन, जब इस पर कोई निर्णय आएगा। फिलहाल ये जरूर है कि हाँ एफआईआर हुई है, तो उसकी जांच विभाग करेगा। किस तरीके से ईओडब्ल्यू जांच करती है, क्या सबूत इकट्ठे होते हैं, किस तरीके से वो न्यायालय में पेश होती है, कितना टिक पाएंगे, अभियोजन पक्ष कितना मजबूती से उन बातों को रख पाएगा, जिस तरीके से ईओडब्ल्यू जांच करेगी, ये एक बड़ा विषय है। चलिए नवीन दी, तमाम जानकारी और जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। चुनाव आयोग का बड़ा फैसला सामने आया है। बीएलओ को मिलेगी डबल सैलरी। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि चुनाव आयोग का बड़ा फैसला और बीएलओ को मिलेगी डबल सैलरी। इससे पहले 2015 में बढ़ी थी सैलरी और पहली बार ईआरओ और एईआरओ को भी मिलेंगे पैसे। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि चुनाव आयोग ने बूथ लेवल ऑफिसर्स की सैलरी 6,000 से बढ़ाकर 12,000 रुपये सालाना कर दी है और इसके अलावा वोटर रोल तैयार करने वाले उनमें बदलाव और करने वाले बीएलओ सुपरवाइजर की सैलरी भी 12,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दी गई है, जिससे सरकारी कर्मचारियों को बीएलओ का काम दिया गया है उसे ये पैसा उसकी सैलरी के अलावा अलग से दिया जाता है। आयोग ने जारी कर रिलीज में कहा है कि पिछले ऐसे बदलाव 2015 में किया गया था और पहली बार इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर और साथ ही असिस्टेंट जो अफसर है उनके लिए भी ये मानदेय बढ़ाया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही मौजूदा एसआईआर प्रक्रिया में कुल 5.32 लाख बीएलओ काम कर रहे हैं और ऐसे में हर बीएलओ के पास करीब 900 से ज़्यादा वोटर की लिस्ट रिवीजन का काम है। और ऐसे में ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है कि चुनाव आयोग का बड़ा फैसला है और बीएलओ को डबल सैलरी मिलेगी। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ प्रद्युम्न दीक्षित जी हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ चुके हैं और जानते हैं क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आई है। प्रद्युम्न जी। बिल्कुल, अगर हम बात करें कि जो बीएलओ हैं या एईआरओ जो हैं जी, ये लोकतंत्र की रीढ़ माने जाने वाले लोग हैं, बूथ लेवल के अधिकारी हैं और इनको सन 15 में इनकी सैलरी बढ़ाई गई थी, जिसको लेकर के उसके बाद अब फिर से दोबारा जो है, क्योंकि जो ये वो सर्वे हो रहा है इसको लेकर के काफी ज्यादा इन पे जो है कार्य पड़ रहा है, जिसको लेकर के कई बीएलओ जो है अब किस चीज में जो है टेंशन में आकर के उन्होंने जो है आत्महत्या वगैरह भी कर ली। इस प्रकार को देखते हुए सरकार ने एक नया फैसला लिया है कि अब जितने भी बीएलओ हैं या एआरओ है इनकी अब वेतन बढ़ा दी गई है, जो सन 2015 में बढ़ाई गई थी उसके बाद में दोबारा फिर से अब दोगुनी कर दी गई है। जो पहले एआरओ थे उनकी 6,000 रुपये प्रतिमाह थी, तो वहीं 6,000 से अब 12,000 कर दी गई है और जो बीएलओ थे उनकी सैलरी जो है 12,000 रुपये थी, वहीं 12,000 से बढ़ा करके अब 18,000 रुपये कर दी गई है। जी, ऐसे में प्रद्युम्न जी, क्या आपने किसी बीएलओ से बात की कि अब सैलरी बढ़ गई है, तो क्या लग रहा है कि वो खुश हैं, काम का दबाव थोड़ा कम हो जाएगा? बिल्कुल, अभी हमारे ही काफी जानने वाले बीएलओ हैं जिनको लेकर के अभी थोड़ी देर पहले बात हुई, जिनका ये कहना है कि अब एक हमें बहुत खुशी हुई है और अब भले ही थोड़ा और मुझे लोड पड़ जाए काम को लेकर के, लेकिन अब हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है और सरकार के प्रति मुझे अब खुशी
है, क्योंकि मेरी जो सैलरी बढ़ गई है जिसको लेकर के अब हमें काम करने में अच्छा लगेगा और किसी प्रकार की कोई टेंशन हमें नहीं है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए प्रदुम जी बहुत शुक्रिया। बता दें कि चुनाव आयोग का बड़ा फैसला सामने आया है और इस दौरान बीएलओ की जो सैलरी है वो डबल कर दी गई है। पहले जहां पर 6,000 रुपये सैलरी मिलती थी, अब इसको डबल कर दिया गया है और अब जो बीएलओ की सैलरी सामने आ रही है वो 12,000 सैलरी मिलेगी। इससे पहले ईआरओ और एईआरओ को पैसे मिलेंगे और चुनाव आयोग का ये बड़ा फैसला सामने आया है। श्रीलंका में तबाही मचाने के बाद साइक्लोन को तमिलनाडु में और साथ ही पांडुचेरी के तटों पर भी टकराया गया है और ऐसे में मौसम विभाग ने कई जगहों पर चेतावनी भी जारी कर दी है। बता दें कि तमिलनाडु के तटीय जिलों में राहत बचाव के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ समेत 28 से ज़्यादा जगहों पर टीम तैनात की गई है और इसके अलावा महाराष्ट्र और गुजरात के लिए भी एनडीआरएफ बेस से 10 टीमें चेन्नई पहुंची है। तमिलनाडु में भारी बारिश के कारण शनिवार को कई उड़ानें रद्द कर दी गई। पांडुचेरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने साइक्लोन के कारण छुट्टी घोषित करके सभी परीक्षाएं जो है उसको स्थगित कर दिया गया है। पांडुचेरी के अलावा यमन में सभी स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। श्रीलंका में दितवा के कारण बाढ़ और लैंडस्लाइड में 150 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 100 से ज्यादा लोग लापता हैं और चेन्नई की फ्लाइट कैंसिल होने के कारण कोलंबो एयरपोर्ट पर लगभग 300 भारतीय यात्री पिछले 3 दिनों से फंसे और ये सभी दुबई से श्रीलंका के रास्ते भारत आने वाले थे। दिल्ली की हर सुबह अब सिर्फ ठंड नहीं बल्कि धुआं और धुएं के मिश्रण वाले लेकर आ रही है और काफ़ी दिल्ली में जो है वायु प्रदूषण 400 के पार पहुंच चुका है। राजधानी की हवा में घुला ये जहर लोगों की सांसों पर भारी पड़ रहा है और आज दिल्ली का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो 270 दर्ज किया गया है, जो कि खराब श्रेणी में आता है। हालांकि राहत की बात ये रही कि आज 16 दिन AQI में सुधार हुआ है और ऐसे में इससे पहले लगातार AQI जो था वो गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया था और उस लिहाज से देखा जाए तो दिल्ली को लगभग 2 हफ्ते बाद राहत मिली है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार हवा की दिशा और गति में बदलाव और साथ ही पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने की घटनाओं में कमी से प्रदूषण स्तर में गिरावट दर्ज की गई है और इसके साथ ही अब लगातार अलर्ट जारी किया गया है कि बेवजह घर से बाहर न निकले और मास्क जरूर पहने। दिल्ली के बसंतकुंज इलाके में भीषण हादसा हुआ जिसमें से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इसके साथ ही तेज रफ्तार BMW ने फुटपाथ पर चल रही कार को टक्कर मार दी और ये घटना साउथ वेस्ट दिल्ली में MBS मॉल के सामने हुई है। जानकारी के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में BMW अचानक से ही सड़क पर फिसलकर फुटपाथ पर चली गई और वहां पर चल रहे 3 लोगों को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि लोग कई मीटर दूर जाकर गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। लोगों का कहना है कि कार बहुत तेज गति से चल रही थी और ऐसे में उस पर नियंत्रण नहीं पाया गया। हादसा होते होते आसपास के मौजूदा लोग भी घायलों की मदद के लिए दौड़े और हादसे में घायल 3 लोगों को तुरंत ही नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। इंडोनेशिया में अचानक आई तबाही ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। बता दें कि 3 प्रांतों में आई इस भूस्खलन में अब तक 300 लोगों की जान जा चुकी है। साथ ही 200 से ज़्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। ये जानकारी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी ने दी है। BNPB समूह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़ी जानकारी साझा की है और यहां तक अब तक 300 लोगों की जान जाने की पुष्टि भी हुई है और कई लोग लापता अभी भी बताए जा रहे हैं। ऐसे में 90 लोगों की मौत और साथ ही 85 लोग लापता बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही अचेह प्रांत की बात की जाए तो 47 लोगों की मौत दर्ज की गई है और 51 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। बता दें कि बाढ़ और भूस्खलन के मामले सामने हैं। ऐसे में इंडोनेशिया में मौत की सुनामी कह सकते हैं कि तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि कितना भयावह मंजर है। बाढ़ और भूस्खलन के कारण सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं, कितने लोगों की जान चली गई है और ऐसे में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। बाढ़ के कारण अब तक 300 लोगों की मौत हो चुकी है। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है दिल्ली ब्लास्ट मामले से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको दे दें कि इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली बम ब्लास्ट में 2 और लोग अरेस्ट हुए हैं। बड़ी जानकारी, नैनीताल और हल्द्वानी से 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि मस्जिद का इमाम उसका सहयोगी गिरफ्तार। दिल्ली ब्लास्ट में ये जुड़ी बड़ी जानकारी और हल्द्वानी से मौलाना कासमी को गिरफ्तार किया गया है और ऐसे में
एनआईए, डीएल पुलिस और यूके एसटीएफ ने पकड़ा है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि आतंकी उमर के कॉल डिटेल से मिले सुराग हैं और इसके बाद ये आपको बता दें कि दिल्ली बम ब्लास्ट में 2 और लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और ऐसे में नैनीताल और हल्द्वानी से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और ऐसे में कई जगहों से तार लगातार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एनआईए और दिल्ली पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। दिल्ली के जो ब्लास्ट हुआ था वो जम्मू कश्मीर से होते हुए अब नैनीताल और उत्तराखंड तक पहुंच गया है और ऐसे में एनआईए और दिल्ली पुलिस और साथ ही उत्तराखंड के एसटीएफ पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। आतंकी उमर के कॉल डिटेल से ये सुराग मिला है। बड़ी जानकारी, दिल्ली बम ब्लास्ट में 2 लोगों को और गिरफ्तार किया गया है। ऐसे में एनआईए और दिल्ली पुलिस को ये बड़ी सफलता हासिल हुई है। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।